अक्सर सभी के मन में यह प्रश्न आता है कि चाइना में एक महीने के अंदर बड़ा सा हॉस्पिटल कैसे बन जाता है, जबकि हमारे यहाँ सालों लग जाता है। चाइना की अचीवमेंट को देखकर सारा दुनिया आश्चर्य हो रहा है। चाहे वो रेगिस्तान के अंदर जंगल बनाना हो या फिर हिमालय पर्वत के भीतर आधुनिक रेलवे सिस्टम और नेशनल हाईवे बनाना हो, इन सभी में चाइना के आधुनिक टेक्नोलॉजी को पूरा दुनिया प्रशंसा करता है। लेकिन इन सब के पीछे है चाइना का एजुकेशन सिस्टम। इसी एजुकेशन सिस्टम के कारण चाइना आज स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर ओलंपिक्स तक सभी क्षेत्रों में काफ़ी आगे चल रहा है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों हमें किसी भी फील्ड में आगे लेने में असफल रहा है और इसी नाकामी को दूर करने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में कहां कहां सुधार लाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। पिछले कई सालों से भारत के एजुकेशन सिस्टम में कहां कहां वीक पॉइंट्स है और उसको आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे चेंज करना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस आपको न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने को मिलेगा। आज के समय में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दिखने को मिलता है जो कि सीधा एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर, मेडिकल सर्विस, एनर्जी सेक्टर और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यदि हम एक सिविलाइजेशन के कल्चर और ट्रेडिशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारे संगीत, हमारे परंपराएं, भाषाएं, सामाजिक और पारिवारिक मूल्यबोध, सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज़, आयुर्वेद और सबसे जो इम्पोर्टेंट है यानी ह्यूमन वैल्यूज, इन सबको सही ढंग से आगे कंटिन्यू करने में एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है जिसके कारण हम साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग और मेडिकल रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने भाषा, अपने परंपरा, अपने कला और संस्कृति, अपने पुराने ज्ञान विज्ञान को भी बचाने में सक्षम नहीं है। भाषा यानी लैंग्वेज कोई भी देश की धरोहर होता है। यदि हम भाषा को डेवलप कर पाएंगे तो इससे हमें आगे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देखिए, स्कूल में कौन सी भाषा में पढ़ाना चाहिए, यानी स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इसको लेकर पिछले बहुत सालों से सभी राज्यों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहा है। सेंसस ऑफ इंडिया के 2001 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1635 मातृभाषाएं थे, लेकिन इनमें से बहुत सारे भाषाएं आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो देखा जाए पूरे भारत में 234 इंडिपेंडेंट मातृभाषाएं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 344(1) और आर्टिकल 355 के अनुसार 8th शेड्यूल में केवल 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके कारण हमारे एजुकेशन सिस्टम में केवल यही 22 लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इसीलिए अन्य भाषाओं के लोगों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर हम देखेंगे तो अन्य भाषाएं भी भविष्य में लुप्त हो जाने का आशंका है। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी PLSI के रिपोर्ट के अनुसार अकेले गुजरात में ही 52 मदर लैंग्वेजेस थे और अरुणाचल प्रदेश में 66 मदर लैंग्वेजेस, जबकि बंगाल में 38, महाराष्ट्र में 38 और तमिलनाडु में 36 मदर लैंग्वेजेस थे। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे तथाकथित हिंदी भाषी राज्यों में करीब 54 से ज़्यादा मातृभाषाएं थे, लेकिन इन सभी को हिंदी भाषा के अंतर्गत ही रखा जा रहा है और इसी के कारण ये सारे भाषाएं आगे जाकर शायद लुप्त हो जाएंगे। भोजपुरी, निमाड़ी, अंगिका, मगधी, मारवाड़ी आदि भाषाओं को हिंदी के अंदर ही रखा गया है। यदि हम दुनिया को देखेंगे तो चाइना, फ्रांस, मेक्सिको और ऐसे बहुत सारे देशों ने एक या दो भाषा को इम्पोज करने के कारण वहाँ 1000 से ज़्यादा बोलने वाला भाषाओं के विलुप्ति हो चुका है।
अभी हम देखेंगे कि हमारे देश की भाषाओं को बचाने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या करना चाहिए। तो पहले हमें अभी जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी चल रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। वैसे सरकार चाहे तो इससे निश्चित रूप से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अभी पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, बाद में एक उदाहरण लेकर आपको आसानी से समझाऊंगा। हम शुरुआत करेंगे फेज 1 यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। तो यहाँ केवल 2 भाषाओं को पढ़ाना चाहिए। क्लास 1 से क्लास 5 तक जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा उसमें केवल और केवल अपना मातृभाषा को रखना चाहिए। जिन मातृभाषाओं के अपने स्क्रिप्ट नहीं है, इनको उस प्रदेश की राज्य भाषा के स्क्रिप्ट से पढ़ाया जा सकता है। यहाँ जो सेकेंड लैंग्वेज रहेगा उसमें केवल उस प्रदेश की राज्य भाषा को पढ़ाना चाहिए। अभी हम देखेंगे फेज 2 यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। तो यहाँ हमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी को एक अलग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करना होगा। जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा उसमें उस प्रदेश की राज्य भाषा को रखना चाहिए। सेकेंड लैंग्वेज में देश की कोई भी दूसरे राज्यों की भाषा को पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर बच्चे भारत के दूसरे राज्यों के राज्य भाषाओं में से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। अभी अधिकतर राज्यों में केवल हिंदी भाषा का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में काफ़ी गुस्सा है। तो यहाँ जो थर्ड लैंग्वेज रहेगा उसमें विदेश के कोई भी इम्पोर्टेंट भाषा जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, रशियन, इंग्लिश, इनमें से कोई भी भाषा पढ़ाया जा सकता है। अभी हम देखेंगे फेज 3 यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के हिसाब से कुछ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उस प्रदेश की राज्य भाषा और कुछ कॉलेजेस में कोई दूसरे राज्य अथवा विदेश की भाषा को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि एक राज्य में बच्चे ज़्यादा जर्मनी को हायर स्टडीज़ और काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ जर्मन लैंग्वेज के कोई 1 या 2 यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, वहाँ मैं डिटेल्स में सब कुछ बताऊंगा। अभी हमें पूरा विषय को उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा बिहार के इस रीजन से है। तो ये जो एरिया है यानी बिहार, झारखंड और बंगाल की बॉर्डर एरिया, इसका नाम पहले था अंग। महाभारत काल में अंग राज्य के राजा थे महावीर कर्ण। तो यहाँ का मातृभाषा अंगिका है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए क्लास 1 से क्लास 5 तक केवल 2 भाषा पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा अंगिका यानी जो उनका मदर टंग है, और जो सेकेंड लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा हिंदी, जो कि इस राज्य की राज्य भाषा है। उसके बाद क्लास 6 से क्लास 12 तक फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहना चाहिए यानी प्रदेश की राज्य भाषा जो है। सेकेंड लैंग्वेज में कोई भी दूसरा भाषा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में है, जैसे कि पंजाबी, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, इनमें से कोई भी भाषा को लिया जा सकता है। जबकि थर्ड लैंग्वेज में कोई भी इम्पोर्टेंट विदेशी भाषा जैसे कि रशियन, जापानीज, जर्मन, इंग्लिश, इनमें से कोई भी भाषा लिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि बच्चे हायर एजुकेशन के लिए देश के कोई भी प्रदेश की कॉलेज या यूनिवर्सिटी को जा सकते हैं जिस प्रदेश की भाषा उन्होंने स्कूल में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लिए थे। मतलब यदि कोई बच्चा स्कूल में क्लास 6 से क्लास 12 तक सेकेंड लैंग्वेज मराठी लिया था तो वो महाराष्ट्र के कोई भी मराठी मीडियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी को जा पाएगा। यदि किसी का सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु था तो वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कोई भी तेलुगु मीडियम यूनिवर्सिटी को जा पाएगा। इसी तरह कोई बच्चा फॉरेन कंट्री के अच्छे इंस्टीट्यूट को पढ़ाई और रिसर्च के लिए भी जा सकता है जिस देश की भाषा उसने स्कूल में थर्ड लैंग्वेज के रूप में लिया था। मतलब यदि कोई बच्चा स्कूल में क्लास 6 से क्लास 12 तक थर्ड लैंग्वेज जापानीज लिया था तो वो जापान की कोई भी यूनिवर्सिटी को हायर स्टडीज़ या काम के लिए आसानी से जा पाएगा। कोई बच्चा फ्रेंच लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज लिया था तो वो फ्रांस को पढ़ाई, रिसर्च या फिर काम के लिए
आसानी से जा सकता है। अभी हम देखेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एडवाइस और सजेशंस देना बहुत आसान है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए, ऐसा लैंग्वेज सिस्टम को लागू करने के लिए हमें लैंग्वेज टीचर को अपॉइंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आज के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के द्वारा कोई भी भाषा के टीचर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में सक्षम है। तो एक डिस्ट्रिक्ट या एक ब्लॉक में भारत के हर एक राज्य भाषा और कम से कम 8-10 विदेशी भाषा पढ़ाने वाले 1 या 2 टीचर को अपॉइंट करना होगा। तो इसलिए लाखों के संख्या में टीचर नहीं चाहिए, पूरे देश के लिए कुछ हजार टीचर चाहिए। देखिए, शुरुआत में हमारे बजट को देखते हुए कम टीचर से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, फिर धीरे धीरे टीचर के संख्या को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर हमें फोकस रखना ही पड़ेगा, ताकि टीचर्स को सैलरी देने में ज़्यादा खर्चा ना हो। तो इसी तरह हर एक इम्पोर्टेंट फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए भी ऐसा ही सिस्टम डेवलप करना होगा। इसी तरह धीरे धीरे भारत के बच्चे दुनिया के सभी देशों को जाकर वहाँ के नॉलेज को भारत में लाएंगे और हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। हमें इंग्लिश बोलने वाले देश जैसे कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनके ऊपर अपना डिपेंडेंस कम करके दूसरे भाषा के देश जैसे कि कोरिया, जापान, जर्मनी, ताइवान, रशिया आदि देशों के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करके नॉलेज एक्सचेंज बढ़ाना होगा। इस पूरा एजुकेशन सिस्टम से भारत के बच्चे पढ़ने के लिए जब अलग अलग राज्यों में जाएंगे, इससे भारत के अखंडता के ऊपर आने वाले सारे प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। भारत के बच्चे जब सभी इम्पोर्टेंट देश को जाएंगे तो उन देशों के साथ फॉरेन कोऑपरेशन और कल्चरल इंटरेक्शन भी और ज़्यादा बढ़ेगा। धीरे धीरे हम जापान, कोरिया, अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों के साथ सीधा इंटरेक्ट करेंगे और अंग्रेजी भाषा हमारे बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ में हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए जो लैंग्वेज पॉलिसी का सजेशन दिया है, इससे हमारे देश की सभी मातृभाषाएं सुरक्षित रहेंगे और भाषा को लेकर कहीं पर आंदोलन नहीं होगा। जब भारत के हर एक राज्य में भारत के सभी लैंग्वेजेस और दुनिया के सभी इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस जानने वाले लोग रहेंगे, तो दुनिया में हमारे सॉफ्ट पावर बढ़ने लगेगा। सभी भाषाओं के सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री, टेलीसीरियल्स हमारे देश में हमारे लोग ही बना पाएंगे और हम पूरी दुनिया में अपना प्रभाव विस्तार कर पाएंगे। मतलब मैं यहाँ फिर से कहना चाहूँगा कि हमारा सॉफ्ट पावर पूरे दुनिया में बढ़ेगा। तो यदि आप लोगों के मन में कुछ अलग विचार आ रहा है तो कृपया कमेंट करके बताइए। यहाँ पर मैं आज के डिस्कशन समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एक और प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन के लिए क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अगले वीडियो तक मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।